हाय, आई एम मनीष मिश्रा एंड मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया था पहले। अभी मैं फिर से शुरू करता हूँ ताकि जिन बच्चों का छूट भी गया हो वो इसको सुन के, इस वीडियो को सुन के कंप्लीट कर लें। इस चैप्टर में सबसे पहले जो अबाउट द ऑथर है, ऑथर के बारे में जो कुछ भी शुरू में दिया हुआ है स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एंड ही वॉज बॉर्न इन 1869। उनका जन्म 1869 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1948। 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू, मतलब, और द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन, हाँ, उनको कहा जाता है। फादर ऑफ द नेशन उन्हें सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो यह जो चैप्टर है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रपिता उन्हें सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें महात्मा गांधी के बारे में सबको पता होगा कि वो नन वायलेंस में बिलीव करते थे। नन वायलेंस मतलब अहिंसा में विश्वास करते थे और उस नॉन वायलेंस को उन्होंने वेपन की तरह यूज़ किया। वेपन मतलब क्या होता है? हथियार की तरह यूज़ किया। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ, है ना। एंड यहाँ पे फ्रॉम 1915 लिखा हुआ है। तो फ्रॉम 1915 मतलब उससे पहले कहाँ थे? तो ही वॉज इन साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका में थे एंड इन 1915 ही केम बैक। 1915 में वह वापस आए थे और 1915 से लेकर 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इसका मतलब हुआ वो पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या रहे? हावी रहे। डोमिनेट का मतलब होता है हावी रहना। यहाँ पे एक ये भी है कि हिज ऑटोबायोग्राफी मतलब हुआ आत्मकथा। आत्मकथा मतलब हुआ जो आप अपने जीवन के बारे में खुद से लिखते हैं। बायोग्राफी कोई, जैसे किसी और का बायोग्राफी, अगर मैं अपने भाई के बारे में लिखता हूँ, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखता हूँ, तो ये बायोग्राफी होगा। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से लिखता हूँ, खुद ही लिखता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो ये ऑटोबायोग्राफी होगा। तो महात्मा गांधी ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। उसका तो उनके ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल था, उनके ऑटोबायोग्राफी का जो नाम था वो क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। अगर इसको बोला जाए तो इसको ऐसे बोलेंगे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये हिंदी में हो, एग्जैक्टली ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसे अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। और महात्मा गांधी एक न्यूज़पेपर के लिए लिखा करते थे। उस न्यूज़पेपर का नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया मतलब ये मत सोचिए युवा भारत और भारत के जो नौजवान थे उसके लिए लिखते थे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यंग इंडिया इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर महात्मा गांधी यूज टू राइट फॉर। मतलब यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसके लिए महात्मा गांधी लिखा करते थे, है ना। तो जो भी आर्टिकल्स क्या होता है? पेपर में आप पढ़ते हैं, ठीक है। पेपर में जो न्यूज़ आप पढ़ते हैं, जो ओपिनियन होता है, वो एक आर्टिकल के फॉर्म में पब्लिश होता है। तो वो बहुत सारा आर्टिकल लिखते थे किसमें? यंग इंडिया में। और उन्होंने जो स्पीच दिया था अलग अलग ओकेज़न पे, अलग अलग अवसर पे, उस स्पीच को सुन के और उस आर्टिकल सबको पढ़ के ये पता चलता है कि ही वॉज एन ओरिजिनल थिंकर। एन ओरिजिनल थिंकर का मतलब क्या? वो जो भी सोचते थे वो उनका अपना था, खुद का चुराया हुआ कहीं का नहीं था। ऐसा कहना महात्मा गांधी के केस में भी सही नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वेस्टर्न थिंकर्स से। तो ये कम्प्लीटली कहना कि उनका जो भी आइडियाज़ था वो उनका ओरिजिनल था, ये सही नहीं होगा। क्योंकि वो भी उनका जो वो सोचते थे और जो महात्मा गांधी का विचार था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित था रस्किन बॉन्ड प्रोबेबली। और उनकी एक बुक थी ऑन टू द लास्ट प्रोबेबली दिस वाज द नेम ऑफ द बुक। एंड महात्मा गांधी वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस बुक। महात्मा गांधी इस किताब से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रस्किन बॉन्ड, आई गेस यही शायद नाम था उस किताब का, ठीक है। अन टू द लास्ट ये बुक का टाइटल था। तो महात्मा, मतलब कहने का ये मतलब कि महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न फिलोसफर से प्रभावित थे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो उनका सोच था वो ओरिजिनल भी था, ठीक है।
आगे है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है हिस्सा। तो ये जो बुक, ये जो चैप्टर है, ये जो हिस्सा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसमें महात्मा गांधी क्या बात करते हैं, टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब नींव होता है। और आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का नींव स्ट्रांग हो, फाउंडेशन स्ट्रांग हो, तो उस पर बनने वाला जो बिल्डिंग होता है वो भी क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो वो इसमें इंडियन फाउंडेशन के इंडियन सिविलाइजेशन का जो साउंड फाउंडेशन है, जो एकदम मजबूत नींव है, उसके बारे में बात करते हैं। आगे है क्या, इस लाइन को मैं पूरा पढ़ देता हूँ। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब कुछ नहीं, ये जो चैप्टर है आपका वो हुआ। एक्सट्रैक्ट मतलब समथिंग विच इज ए पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर, जो किसी बड़े चीज़ का हिस्सा हो। तो ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इस एक्सट्रैक्ट में वो बात करते हैं किसके बारे में? तो वो गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। व्हिच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। विदस्टूड मतलब क्या होता है? ख़त्म नहीं होना समय के साथ, मतलब बचा हुआ रह जाना। कभी कभी क्या होता है कि समय के साथ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो समय के प्रवाह को, समय के का जो आक्रमण है उससे, उसको सहन कर गया, उसको झेल गया। क्या समय का आक्रमण करने का मतलब क्या होता है? देखिए, टाइम मतलब इज़ ए ग्रेट लेवलर। लेवलर का मतलब क्या हुआ? ये हर कुछ को क्या कर देता है? समतल कर देता है। समय सब कुछ को ख़त्म करता है, लेकिन समय की शक्ति के आगे भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, वो टिकी हुई रह गई। तो इट इज़ एन अचीवमेंट, ये एक उपलब्धि है हमारी सभ्यता की। आगे है इस पूरे बेसिकली इस पूरे चैप्टर में महात्मा गांधी करते क्या है? वो इंडियन सिविलाइजेशन को, भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट करते हैं मतलब दोनों को अगल बगल में रख के देखते हैं और देखते हैं कि किस में ज़्यादा मेरिट है, किस में ज़्यादा डिमेरिट है। तो हमारा, अब देखिए, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है ना, हमारी सभ्यता हमें संतोष करना सिखाती है। ये सिखाती कम में ही खुश रहना, हमें हमारी सभ्यता हमें सिखाती है। पश्चिमी सभ्यता में ऐसा नहीं है। पश्चिमी सभ्यता में ना हमेशा ज़्यादा के ऊपर जोर दिया जाता है। अगर आपके पास इफ़ यू हैव 10 रुपीज़, नाउ यू वांट 10 मोर। इफ़ यू हैव 20 रुपीज़, यू वांट मोर। तो ये जो मतलब जो ज़्यादा चाहने की जो प्रवृत्ति है वो पश्चिमी सभ्यता में ज़्यादा है। हमारी सभ्यता में क्या है? इफ़ यू हैव गॉट 10 रुपीज़ इन योर पॉकेट, यू आर हैप्पी विद दैट। मतलब आप उससे खुश हैं और थोड़ा सा मतलब आप अपने आप को खुश रखना जानते हैं। अभी अब पश्चिमी सभ्यता में क्या है? पश्चिमी सभ्यता का मतलब आप समझ लीजिए पहले। पश्चिमी सभ्यता का मतलब हुआ जो, जैसे जो पश्चिम के देश है, जैसे इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, पोलैंड हुआ, हॉलैंड हुआ, फिर आपको नीदरलैंड, ये जो मेडिटेरेनियन सी है, आप इसको मैप पे देखेंगे तभी पता चलेगा। उसके आसपास में जो कंट्रीज, छोटे छोटे बहुत सारा कंट्रीज़ है, तो उसका जो क्लस्टर है, उधर की जो सभ्यता है उसको आप पश्चिमी सभ्यता मान के चल सकते हैं। वहाँ की जो सभ्यता है तो वो मतलब डिफरेंट है हम लोगों की सभ्यता से डिफरेंट है। हम लोगों की सभ्यता में हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं। कुछ भी बुरा करते हैं तो 20 बार सोचते हैं, 50 बार सोचते हैं हम लोग के ऊपर वाला क्या सोचेगा। कुछ बुरा अगर करते हैं और कुछ बुरा होता है हमसे। पश्चिमी सभ्यता में ठीक है, मतलब गॉड को और सब कुछ का महत्व तो यूनिवर्सल है, लेकिन वहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी के इस चैप्टर से पता चलता है। ठीक है, आगे है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज़ अ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या करता है? ये मटेरियलिटी को फैलाता है। मटेरियलिटी का क्या मतलब हुआ? मटेरियलिटी का मतलब होता है आपको, जैसे जो सांसारिक जो चीज़, जैसे मैं आपको एक मतलब इसको एक एग्जांपल की मदद से स्पष्ट करना होगा। जैसे यू हैव 5000 रुपीज़, और मतलब आप, चलिए मैं आप पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको एक स्कॉलरशिप मिलता है, यू गेट 20,000 रुपीज़, और या आपको एक प्राइज़ मनी मिलता है, यू विन अ प्राइज़ एंड यू गेट अराउंड 10,000 और 15,000, आपको 10-15 हज़ार रुपये मिलता है। ठीक है, अब उसमें क्या है ना कि आपको भी अपने लिए सेलफ़ोन की ज़रूरत है, आप जहाँ, या आपको अपने लिए लैपटॉप की ज़रूरत है ना, और आपका छोटा भाई है, उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो वो एक क्रिकेट की किट के लिए हल्ला कर रहा है कि नहीं मुझे वो चाहिए। तो वो आप क्या करते हैं कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और सामने वाले की इच्छा को पूरा करते हैं, आप उसके लिए कुछ करते हैं। तो ये जो टेंडेंसी हुआ, ये थोड़ा सा मतलब ये मटेरियलिस्टिक वाला टेंडेंसी आपका नहीं हुआ। अगर आपका मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी होता तो आप उसी पैसे का आप एक अपने लिए सेल फ़ोन खरीदते, फिर सेल फ़ोन के बाद कुछ और आपके मन में आता, आप आईफोन खरीदेंगे, फिर कुछ और आपके मन में आएगा कि आप बड़ा सा एक
लैपटॉप ले ले, मतलब इन सब चीज़ों से अगर आपको खुशी मिलने लगे तो आपका जो टेंडेंसी है वो आपका मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी है, ठीक है। और अगर आपको किसी की हेल्प करने में अच्छा लगता है और उससे आपको खुशी मिलती है तो आपका जो टेंडेंसी है वो स्पिरिचुअल है। ये बहुत लूजली डिफाइन किया मैंने, बट मोर और लेस इसी तरह से इसका मतलब होता है। अगर आप हिंदी में देखेंगे मैं इन शब्दों का मतलब तो उसको स्पष्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे है कहता है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टेंडेंसी क्या है, वो मटेरियलिटी को प्रिविलेज करता है, उसको ज़्यादा वैल्यू देता है। वह सिविलाइजेशन जिसमें मटेरियलिटी को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए कैन नॉट मैच, वो बराबरी नहीं कर सकता द इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता की, इंडियन सिविलाइजेशन की, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो नैतिकता को क्या करता है, ऊपर उठाता है। एलिवेट का मतलब होता है उठाना और मोरल बीइंग का मतलब हुआ नैतिकता, जो आपका, और नैतिकता का क्या मतलब हुआ, तो नैतिक मोरल बीइंग मतलब हुआ यहाँ पे इंसान, और मोरल जैसे इसको आप समझिए, मोरल किसको बोलेंगे और मोरालिटी क्या होता है। जैसे जब व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर आप कुछ गलत करते हैं, जब आप कुछ गलत करते हैं, ए पार्ट ऑफ यू टेल्स यू दैट यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, आपका एक हिस्सा होता है, आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है जो आपको बताता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दिस पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका मोरल पार्ट है। मोरल पार्ट मतलब क्या हो, ये नैतिक पार्ट है, ये सही गलत आपको बताता है। अगर आप ज़्यादा गलत करेंगे तो आपका ये जो नैतिकता वाला पार्ट है ये मर जाता है, फिर ये बोलना बंद कर देगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो ये आपको बताएगा कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नैतिकता का मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में मेनली करना क्या है, इस चैप्टर में मेनली गांधी जी ने किया क्या है, उन्होंने भारतीय सभ्यता को और पश्चिमी सभ्यता को क्या किया है, कंपेयर किया, और फिर ये उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे हमारी जो सभ्यता है, जो हमारे देश की सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पश्चिमी सभ्यता की तुलना में। ये महात्मा गांधी का मानना था, और ये उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट में दिखाने की कोशिश की है। और इसमें थोड़ा सा वर्ड मीनिंग अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो अगर आप इसको देखेंगे भी तो आप सेलफोन पे देखेंगे, आई गेस, हाँ सेलफोन पे ही देखेंगे। तो जो वर्ड आपको नहीं आता है, आपके पास सेलफोन है, आप उसको एक जगह पे लिख के सर्च कीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उसको पढ़ने समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और सिविलाइजेशन और कल्चर को मैंने पहले डिफाइन किया था और मैं फिर से इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सिविलाइजेशन को डिफाइन करना, सिविलाइजेशन का मतलब अगर मैं आपको बता देता हूँ सभ्यता, और कल्चर का मतलब संस्कृति, तो ये इसको डिफाइन करना और इसको समझाना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुवाद कर देना। तो अनुवाद करने से कुछ नहीं होगा। सभ्यता का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हर जगह पे, कहीं भी किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो लोगों का जो रहने का ढंग होता है, सोचने का तरीका होता है, जिस तरह से वो अपने आप को ड्रेस करते हैं, जिस तरह से वो, जो उनका खान पान होता है, ये जगह के हिसाब से वैरी करता है। अगर आप मणिपुर में जाएंगे तो वहाँ के लोगों का रहने का तरीका अलग होता है। आप केरला में जाएंगे तो वहाँ के लोगों का रहने का तरीका अलग होता है। वेस्ट बंगाल में तो थोड़ा सा डिफरेंट वहाँ भी होता है। बिहार में आएंगे तो अलग होता है। तो ये क्या है, एक पार्ट ऑफ, मतलब सिविलाइजेशन के चलते ऐसा होता है। हम लोगों का जो मतलब ज़िंदगी है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, इसमें बहुत कुछ आता है। तो सभ्यता का मतलब, जैसे सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसका सभ्यता का मतलब क्या हुआ, सभ्यता का मतलब इसके अंदर सब कुछ आ गया। आप कैसे रहते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं, आपका ड्रेस करने का क्या तरीका है, आपका खान पान कैसा है, ये सब सभ्यता और संस्कृति कल्चर के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर में महात्मा गांधी हम अपनी सभ्यता के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड। आई बिलीव का मतलब पता होगा आपको, मैं विश्वास करता हूँ। मैं देखिए, मैं ट्रांसलेट करना मेरी मजबूरी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मतलब प्रॉपर हिंदी चाहते हैं तो बहुत सारा बुक आता है ऐसा जिसमें हिंदी लिखा होता है सब कुछ, तो आप उसको जाके देख के वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन अगर थोड़ा सा समझना, जैसे हिंदी में सभ्यता लिखा होगा, ट्रांसलेट किया होगा, तो फिर लेकिन सभ्यता का क्या मतलब होता है उसको थोड़ा समझना होता है। जैसे यहाँ पे आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, जो सिविलाइजेशन इंडिया ने इवॉल्व किया है, डेवलप किया है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। उसको क्या नहीं किया सकता, बीट नहीं किया सकता। बीट का मतलब पीटना नहीं हुआ, हराना हुआ यहाँ मतलब। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स। इक्वल मतलब बराबरी करना होता है, सीड्स मतलब बीज। कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है उन बीजों का, सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने बोया था। अब रोम और ग्रीस के में यहाँ पर दो एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। अभी से 2500 ईयर्स अगो आप मतलब 2500 साल पहले अगर आप जाते हैं तो दो सभ्यता बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप थी। ग्रीस का जो सिविलाइजेशन था
ग्रीस इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री, मतलब अगर कंट्री आप बोल सके तो लूजली इसको ऐसे बोलिए कि एक देश का नाम है जहाँ की सभ्यता बहुत ज़्यादा उन्नत थी। ग्रीस सभ्यता जब ख़त्म होने लगी तो फिर रोमन सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हुआ। रोमन सिविलाइजेशन जो अभी जो क्रिश्चियनिटी के बाद आया, क्रिश्चियन धर्म के साथ साथ रोमन सिविलाइजेशन डेवलप करना शुरू हुआ। तो रोमन सिविलाइजेशन, रोम की भी जो सभ्यता थी वो बहुत, मतलब जैसे अभी हम लोग यूएसए को बोलते हैं कि अमेरिका एक बहुत पावरफुल कंट्री है, जैसे हम लोग इंग्लैंड के बारे में बोलते हैं कि बड़ा सुंदर सा देश है, बहुत पावरफुल देश है। तो इसी तरह का कुछ कंडीशन था ग्रीस और रोम का, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो लोग, बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या थी वहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट स्टिल वो जो सभ्यता थी ग्रीस और रोम की सभ्यता वो ख़त्म हो गई, वो धीरे 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 लुप्त हो गई। लेकिन भारतीय सभ्यता जो हमारी सभ्यता थी ये मतलब अभी भी वैसी की वैसी है। तो इस सेंस में वो कह रहा है कि रोम की सभ्यता गई, ग्रीस की सभ्यता भी गई, है ना। यहाँ पे आगे का जो लाइन है उसको मैं अभी पढ़ देता हूँ। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। सेम फेट का मतलब क्या हुआ, ग्रीस का भी वही नसीब हुआ, उसका भी वही हाल हुआ, वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे है द माइट ऑफ द फारोज वॉज ब्रोकन। फारोज क्या होता था, रूलर होता था। ये इस्लामिक जो अरेबिक कंट्रीज था, जैसे हम लोग किंग बोलते हैं, राजा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फारोज बोला जाता था। वो क्या फारोज क्या थे, वो रूलर थे, तो उनकी शक्ति भी खत्म हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। अब वेस्टर्नाइज का मतलब क्या होता है, पश्चिम देश की तरह होना। जापान का भी पश्चिमीकरण हो गया। पश्चिमीकरण हो गया मतलब अब वहाँ के का जो, देखिए पश्चिमीकरण का, हम लोगों का भी पश्चिमीकरण हो रहा है। पश्चिमीकरण जैसे अगर आप जीन्स पहनते हैं तो ये आपका अपना ड्रेस नहीं है। अगर आप सॉरी बोलते हैं तो ये सॉरी है, इट इज़ ए वर्ड विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदी, और मतलब ये हिंदी का नहीं है, हिंदी का हिस्सा नहीं है ये वर्ड, फिर भी हम लोग बोलते हैं। तो मतलब क्या, जो पश्चिमी देशों का जो लैंग्वेज है, जब जैसे ये सब्जेक्ट ही देखें ना, वी आर स्टडिंग इंग्लिश है, हम लोग इंग्लिश आवर लैंग्वेज, नो इट इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, ये हम लोगों की भाषा नहीं है, बट हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको पढ़ के हम लोगों को पश्चिम देशों की तरह हो जाना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आगे तो जापान पूरी तरह से क्या हो चुका है, वेस्टर्नाइज हो चुका है। चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इंडिया इज स्टिल समहाउ और द अदर साउंड एट द फाउंडेशन। इंडिया आज भी किसी न किसी तरह, समहाउ और द अदर मतलब किसी न किसी तरह से, साउंड एट द फाउंडेशन, नींव पे क्या है, टिका हुआ है। फिर यहाँ पे फाउंडेशन का मतलब है वही। अब देखिए, अब जैसे कभी भी क्या होता है, मतलब हम लोगों को अगर सीखना होता है तो हम लोग कैसे सीखते हैं। जैसे अभी अब खुद का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, हम लोग मतलब वी आर रीडिंग समथिंग विच महात्मा गांधी रोट सम 50 ईयर्स अगो, 60 ईयर्स अगो, है ना। 50-60 साल पहले जो महात्मा गांधी ने लिखा, हम लोग उसको पढ़ के अभी सीख रहे हैं उनसे। तो यूरोप के लोग कैसे सीखते हैं, तो यूरोप के लिए जो रोम और ग्रीस थी, मैंने आपको बताया कि बहुत समृद्ध देश थी, सभ्यता थी। देश उसको नई कंट्री का की तरह नहीं बोल सकते, लेकिन जो वहाँ जो रोम और ग्रीस था वो बहुत समृद्ध, बहुत पावरफुल सभ्यता थी। तो वहाँ के जो लोगों ने लिखा था, उस लिखे हुए चीज़ों से आज इंग्लैंड, फ्रांस में रहने वाले लोग उससे सीखते हैं। किससे, जिसे रोम और ग्रीस के विद्वानों ने लिखा था। तो आप महात्मा गांधी ये कहते हैं कि रोम और ग्रीस का खुद का क्या हाल हुआ, मतलब खुद दे वैनिस्ड, मतलब द सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड इजिप्ट वैनिस्ड, मतलब वो विलुप्त हो गई। वैनिश मतलब ख़त्म हो जाना होता है, तो वो ख़त्म हो गई। तो जिसका खुद का विनाश हो गया, उसके लिखे हुए, मतलब वहाँ के लोगों के की जो लेखनी है, उससे वहाँ के लोगों का की जो राइटिंग है, उससे यूरोप के लोग सीख रहे हैं। तो मतलब टीचर, ये कहने का मतलब हुआ जब टीचर का खुद का बुरा हाल हुआ और उस टीचर से क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। महात्मा गांधी ये कहते हैं। टीचर यहाँ पे कौन है, तो ग्रीस और रोम। आगे है यहाँ पे वही है कि which exists no longer in the former glory, मतलब वो पहले वाले स्थान में नहीं रहा। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कहता है फिर वही चीज़ है कि उनसे सीखने की कोशिश में जो यूरोपियंस, यूरोप के जो लोग हैं, वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वो ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। इसके कहने का मतलब जैसे यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, जैसे आप लोग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझसे सीख रहे हैं, और जब आप मुझसे सीख रहे हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि आप वो गलती ना करेंगे जो गलती मैं करता हूँ। या जैसे अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और इफ़ आई मेक ए मिस्टेक, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो गलती आपसे नहीं होगी। तो ये तो थोड़ा सा अलग हुआ, और ऐसा हो, देखिए महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जिससे आप सीखते हैं उसका ख़त्म हो गया, मतलब
उस वो खुद ही वैनिश हो चुका है, उसकी सभ्यता वैनिश हो चुकी है, तो फिर आपका क्या होगा। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, इस तरह की दयनीय स्थिति उन लोगों की है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहते हैं, कहते हैं इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबके बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया अडिग है, मतलब हम लोग चेंज नहीं होते हैं, एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही हम लोगों की शान है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान करके रखिएगा। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, इंडिया इमूवेबल रहता है और ये उसकी ग्लोरी है। आगे आगे क्या है, बाहर के कंट्री में क्या है, यूरोप और अमेरिकन कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब क्या होता है, एक सोच है, वो सोच अभी की नहीं है शायद, अभी का जो अभी हम लोगों के प्रति जो विश्व का नज़रिया है वो थोड़ा सा बदला है, लेकिन पहले उन लोगों की मतलब एक धारणा थी हम लोगों के प्रति, उन लोगों के मन में एक चीज़ ये मतलब उन लोगों के मन में ऐसा था कि जो इंडिया के लोग हैं वो इतने मूर्ख है, असभ्य है और इतने हठी हैं, अनजान है कि उनको बेहतर नहीं बनाया जा सकता था। मतलब ऐसा उन लोगों का मानना था जो पश्चिमी देश के लोग थे, कि हम लोग बदल के कभी कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी बोलते कि ऐसा, वो ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं है, ये बोलते हैं ये ऐसा है, ऐसा ही है, हम लोग नहीं बदलते, हम लोग असभ्य हैं, जो अगर आपकी नज़र में असभ्य है या जो भी है, लेकिन हम लोग बदलते नहीं हैं। महात्मा गांधी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते, लेकिन साथ में वो ये भी कहते कि ये जो नहीं बदलना है, इट इज़ आर क्वालिटी, इट इज़ आर मेरिट, ये हम लोगों का गुण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कहते इट इज़ ए चार्ज, चार्ज का मतलब यहाँ पे आरोप हुआ, इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, कि यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, अनजान है, स्टॉलिड है, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, कि पॉसिबल ही नहीं है कि उनको इंड्यूस किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, एनकरेज किया जाए, उकसाया जाए, टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि आप किसी भी बदलाव को अडॉप्ट करें, अपनाएं। ठीक है, आगे है, फिर आगे नेक्स्ट लाइन में महात्मा गांधी वही कहते हैं, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये तो हमारे गुण पे आरोप है, ये जो आरोप है ये हमारे गुण पे लगा हुआ, मतलब ये हमारे मेरिट पे आरोप है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों का डिमेरिट है। फिर महात्मा गांधी ऐसा क्यों कहते हैं, क्या होता है ना, अगर आप कुछ मतलब इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग एंड यू हैव फाउंड इट टू बी ट्रू, अगर आपने किसी चीज़ का अनुभव किया और आपने इसको सच्चा पाया है, तो कोई बाहर से आके कोई आपको कहेगा कि नहीं ये सच नहीं है, तो आप उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने इसे खुद अनुभव किया। तो इंडियंस के केस में वैसा ही है। महात्मा गांधी कहते हैं व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू, जिसको हमने खुद टेस्ट किया है और सच्चा पाया है, किसकी कसौटी पे, ऑन द अनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की कसौटी पे, वी डेयर नॉट चेंज, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। मैनी थर्स्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कहते हैं इंडिया पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना एडवाइस लाते हैं। एडवाइस लाने का क्या मतलब हुआ, मतलब सब बोलते हैं इंडिया को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, तो सब अपना अपना एडवाइस किसके ऊपर डालते हैं, इंडिया के ऊपर डालते हैं। ठीक है, लेकिन सी रिमेन्स स्टीडी, वो स्टीडी रहता है। स्टीडी रहता है का मतलब क्या हो, मतलब इंडिया रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए यू हैव समवन, ऐसा बच्चों के साथ भी होता है, यू हैव ए स्टूडेंट, कोई बच्चा होता है, ठीक है, आप उसको बोलते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि वो बच्चा अच्छा है, क्योंकि उसने जिस चीज़ को सीखा है उसको वो जानता है कि सही है, तो उसके ऊपर मेरी बातों का असर नहीं होता, महात्मा गांधी के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चे के केस में ये थोड़ा गलत लगता है, लेकिन सभ्यता के सेंस में महात्मा गांधी कहते हैं ऐसा सही है, क्योंकि जो चीज़ जो हमने अनुभव से सीखा है उसे हम लोग क्यों बदलें किसी और के कहने पर। और यहाँ पे क्या है, कौन रहा है, इंग्लैंड और यूरोप के लोग। ठीक है, आगे है, कहता है दिस इज़ हर ब्यूटी, यही उसकी सुंदरता है, यही क्या है, नहीं बदलने का गुण। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। अब ये सीट एंकर क्या है, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। सीट एंकर एक्चुअली ना ये नेवी से और ये शिप सबसे रिलेटेड वर्ड है। शिप से रिलेटेड क्या वर्ड होता है, जब जैसे शिप है तो होता क्या है, जब वह समुद्र में होता है तो कभी तूफान, कभी अलग अलग तरह, कभी मौसम का बहुत अलग तरीके से बदलना, तो उसमें क्या होता है, शिप में एक एंकर की तरह होता है जो उसको मजबूती प्रदान करता है, वो ज़मीन से जुड़ जाता है और इसको क्या करता है, इसको तूफान में इसको लहरों से बचाता है, मतलब इसकी मदद करता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ सीट एंकर ऑफ आवर होप, तो यह जो नहीं बदलना है ना, ये हम लोगों की मदद करता है, ये हम लोगों को मजबूती प्रदान करता है। एक पैराग्राफ में बस अभी और पढ़ूंगा यहाँ पे, सिविलाइजेशन इज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा इस लाइन को। ठीक है, और ये कभी भी होना चाहिए, कभी भी अगर आपको लिटरेचर में कुछ अच्छा लाइन मिले, कुछ अच्छा वर्ड मिले,
इसको याद करना है। एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए, मतलब साहित्य के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ भी अच्छा मिले, कुछ भी अच्छा कहीं पे लिखा हुआ है तो आप उसको याद कर लीजिए, याद कीजिए, यूज़ कीजिए। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कहता है सिविलाइजेशन, सभ्यता का मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी डिफाइन करते हैं कि वह व्यवहार का वैसा तरीका होता है, आपके रहने का वैसा ढंग होता है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, पॉइंट आउट मतलब होता है दिखाना, जो आपको दिखाता है द पथ ऑफ ड्यूटी, किसका रास्ता, कर्तव्य का रास्ता। मतलब आप अगर इस तरह से रहते हैं जो, और आपका जो व्यवहार है वो इस तरह का है, या जो एक ओवरऑल माहौल वैसा है जहाँ पे आप अपने कर्तव्य के प्रति प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है, तो वो जो माहौल है उसको आप सिविलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। आगे है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, जिसको आपस में बदला जा सके, बदला जा सके मतलब जिसको एक चेंज किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो वर्ड है उसको एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या हुआ, कर्तव्य, कर्तव्य का पालन करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना। ये दोनों ना आपस में बदला जा सकता है, दोनों का मतलब लगभग क्या, महात्मा गांधी कहते हैं कि दोनों एक ही है, नैतिकता का पालन करना और कर्तव्य का पालन करना दोनों एक ही बात है। अगर आप नैतिकता का पालन करेंगे तो कर्तव्य का भी पालन करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे तो आप नैतिकता का भी पालन करेंगे। एक एग्जाम्पल लेके आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट है, आप ऐसे मान के चलिए यू आर आइदर अ सन और ए डॉटर, मतलब आप किसी के सन हैं और मतलब या तो डॉटर है या सन है ना, तो मतलब क्या है, अगर आपके पापा आपको कुछ बोलते हैं करने के लिए, आपकी मम्मी आपको कुछ बोलती है करने के लिए, और अगर आप उसे करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो नैतिकता होगा या जो आपका मोरालिटी होगा वो आपको कहेगा कि नहीं, आपको अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं, अपने नैतिकता को फॉलो करते हैं, और जैसे आपको कुछ कहा गया, आपको कहा गया कि आप थोड़ा सा पैसा सेव करके आप अपने पापा की हेल्प करेंगे। सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, इट्स अ क्रूड एग्जांपल, थोड़ा सा अजीब सा ही एग्जांपल है, बट स्टिल फिर भी मदद करेगा आपको समझने में। या आपके पापा ने कहा और आपके पास थोड़ा सा पैसा है, ठीक है, और आपके पापा ने कहा कि वो पैसा आपको देना है, मतलब उनको चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको भी कुछ काम है, लेकिन आपका जो नैतिकता है, मोरालिटी है, वो आपको अंदर से कहता नहीं, आपको अपने पापा की मदद करनी चाहिए, है ना। तो अगर आप अपने नैतिकता का पालन करते हैं तो आप अपने पापा को वो पैसा देंगे। अगर आपने अपने पापा को वो पैसा दिया तो वो आपके कर्तव्य का पालन हो गया। तो नैतिकता का पालन किया आपने तो कर्तव्य का पालन खुद ब खुद हो गया। तो महात्मा गांधी इज सेइंग दैट, ठीक है। आगे है तो अब फिर एक बात ये भी है कि नैतिकता का पालन कैसे करना होता है। तो वो महात्मा गांधी कहते हैं टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। कहता है मोरालिटी को यहाँ देखिए, याद रखिएगा, मोरालिटी मतलब नैतिकता, ऑब्जर्व मतलब यहाँ पालन करना होगा। तो जो मोरालिटी का, नैतिकता का पालन करना है, उसका मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब होता है अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। अपनी इच्छाओं और अपने दिमाग के ऊपर अगर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी नैतिकता का पालन कर सकते हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल से ही दीजिए, जब से आपको खुद मतलब पैसा आपके पापा ने मांगा था, उनको देना था आपको, लेकिन आपका मन था कि आप उसे कहीं और इन्वेस्ट करें, मतलब कहीं और उसको यूज़ करें। हो सकता है आपका सेल फ़ोन लेने का मन होगा, या हो सकता है आपका कंप्यूटर लेने का मन हो। तो आप चाहते हैं, आपका एक मन कहेगा कि आप कंप्यूटर ले लें उस पैसे का, लेकिन जो मोरालिटी है वो आपको कहेगा कि नहीं, आपको पापा को देना है। तो जो आप इसको उस मोरालिटी को कैसे पालन कर सकते हैं, अगर आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे, नहीं आप उधर नहीं जाएंगे, तो आप एक हिसाब से क्या किया, आपने अपने दिमाग के ऊपर विजय प्राप्त किया। जो दिमाग आपको कह रहा था कि नहीं आप कंप्यूटर ले लीजिए, उसको आपने हरा दिया, चुप करा दिया, और जो नैतिक रूप से सही था, यू डिड दैट, आपने वो काम किया। तो इस हिसाब से क्या है कि नैतिकता का पालन करने का मतलब क्या है, आप अपने दिमाग के ऊपर विजय प्राप्त करने का मतलब नैतिकता का पालन करना। ये कैसे महात्मा गांधी कह रहे हैं, आई होप आप समझ चुके होंगे इसको। कहते सो डूइंग, ऐसा करके वी नो आवरसेल्व्स, हमें खुद का पता चलता है। हाँ, ऐसा करने से बहुत, सच में बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू डू समथिंग फॉर योर फैमिली, और इफ़ यू डू समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली राइट, यू फील गुड। मतलब अगर आप कुछ ऐसा करते जो सच में सही है तो आपको अच्छा लगता है। आगे ये लाइन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो हो सके तो उसको आप ध्यान रखिएगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुजराती में जो सभ्यता का मतलब है, ये गुड कंडक्ट होता है, अच्छा व्यवहार होता है। कोई मतलब, और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि गुजराती में सभ्यता का क्या मतलब है, तो इसको आप सिंपली बोल सकते हैं गुजराती में सभ्यता का मतलब गुड कंडक्ट होता है। गुड कंडक्ट मतलब क्या हुआ, यहाँ कंडक्ट मतलब कंडक्टर मत समझिए, गुड कंडक्ट मतलब यहाँ पे हुआ अच्छा
व्यवहार, जिस तरह से आप अपने आप को रखते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो एक्चुअली समझाना था दैट आई हैव, मतलब आई हैव नॉट मेयरली ट्रांसलेटेड इट, मैंने इसको ट्रांसलेट नहीं किया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको फिर से पढ़िए और आप ये याद रखिएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा लिखा गया। इट हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। तो ये जो लाइन है आप ये सीधा सीधा समझ के रखिए, ये लाइन कभी ना कभी महात्मा गांधी के दिमाग में रहा होगा। तो एक हिसाब से क्या कर रहे हैं हम लोग, इस टेक्स्ट के माध्यम से, इस लेखनी के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से हम लोग उनके पास पहुँच रहे हैं मतलब ऊपर नहीं जा रहे हैं। जिस समय उन्होंने लिखा होगा और जो बातें उनके दिमाग में रही होंगी उस समय, हम लोग उसको समझने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि समय वो जो उस समय सोच रहे होंगे वो आज से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 50 साल पहले, 60 साल पहले, सब पता नहीं, मतलब 70 ईयर्स 80 ईयर्स वो प्रोबेबली दिस पीस वाज रिटन और दिस एक्सट्रैक्ट वाज रिटन, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसको समझना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे वाई महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को क्यों वे कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, क्यों उनको बोलते हैं द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। और ये हम लोग महात्मा गांधी सब मतलब हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उनको पढ़िए तो आप उनको समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। उन्होंने जो लिखा है उसको आप पढ़ेंगे तो मतलब एक बेहतर समझ में आता है, बेहतर आइडिया। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे ये है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इस लाइन को याद रखिएगा। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। कि यहाँ के लोगों के प्रति क्या चार्ज है, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है इस पर, है ना। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सिविलाइजेशन से क्या समझते हैं आप। तो आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि सिविलाइजेशन ये होता है ना। आगे है गुजराती में सभ्यता का क्या मतलब होता है, ये भी है ना। चौथा छोटा सा पैराग्राफ है, पता नहीं मेरा मन हो रहा है पढ़ा ही दूँ। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन सही हो, मतलब जो सभ्यता का उन्होंने डिफाइन किया, बोलता है अगर ये सही हो, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तब इंडिया को, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने दिखाया, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। इसको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज़, यह है एज इट शुड बी, जैसा इसको होना चाहिए। मतलब महात्मा गांधी कह रहे हैं हम लोगों को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जैसे हैं हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये महात्मा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आप बहुत अच्छे हैं फिर भी है सीखने की आपको ज़रूरत है ना। वो हमेशा सीखने की ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होती। चलिए ठीक है, आज इसको ऐसे ही करते हैं, इतना पे ही रहते हैं। पता नहीं मुझे कितना टाइम हुआ होगा, आई डोंट नो कितने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको मतलब 3 पैराग्राफ तक आप कंप्लीट कीजिएगा, 4, 5, 6 विल स्टडी टुमारो, ठीक है। और मैं आप कोशिश करूँगा कि 2 या 3 वीडियो पर वीक डालूँ, ठीक है। और आप उसको वर्ड बाय वर्ड क्या करें, आप उसको पढ़ें, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।